जो आपके कोड ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं, है ना। लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, है ना, या इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सेंटर रेडियस पहचानना सीख जाएं, ये इक्वेशन लिखना सीख जाए, सर्कल की 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हो सकता है बच्चे को बार बार या उस मोमेंट पे क्लिक ना करे ज्योमेट्री के। जिन बच्चों ने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नहीं पढ़ा है ना, उन बच्चों को ध्यान में रख के जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज जो है हम बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर कवर करने वाले हैं, है ना। तो अभी आपके जो चैप्टर चल रहा होगा लाइन्स एंड एंगल, है ना, ज्योमेट्री का, तो अपन थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया जो है वो अगर रखते हैं तो जो आपके कोड ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं, है ना। तो आज के इस लेक्चर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, अपन कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, है ना। कि भाई 2 पॉइंट दे रखे, लाइन की इक्वेशन कैसे लिख रहे हो, स्लोप और पॉइंट दे रखा है ना, या इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और फिर हल्का फुल्का जो है सर्कल की इक्वेशन भी लिखना सीखेंगे, एटलीस्ट सेंटर रेडियस पहचानना सीख जाएं, ये इक्वेशन लिखना सीख जाए, सर्कल की 3 पॉइंट दे रखे हैं तो ये सब चीज़ें अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, है ना। अब एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, पर क्या है कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं ना, तो जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होता है वो जल्दी से लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, या फिर सर्कल की इक्वेशन लिख के उसका सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उससे क्या है कि जो कोर ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्योमेट्री के फंडे लगते हैं, हो सकता है बच्चे को बार बार या उस मोमेंट पे क्लिक ना करे ज्योमेट्री के फंडे, तो उस टाइम पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से अपन उन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी और इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस का कंपैरिजन करके बताऊंगा, जो आपके पीवाईक्यूज है, जो आरएमओ या प्री आरएमओ या इवन आईओक्यू में भी पूछे हुए सवाल है, जो ज्योमेट्री के सवाल है, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से भी कैसे कर सकते हैं। और कंपेरेटिवली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो तरीके हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मतलब आसान रहते हैं, है ना, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को उस तरीके से भी इस चैप्टर को पढ़ना है। बहुत बेसिक कवर करेंगे, है ना, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन इसमें करेंगे नहीं। जिन बच्चों ने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नहीं पढ़ा है ना, उन बच्चों को ध्यान में रख के जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यार डिस्टेंस फॉर्मूला देखो क्या है कि 2 पॉइंट आप, अच्छा, आपको शायद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, है ना, ये सब चीज़ें पता होगी, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और पता ही होगा कि यार ये ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको एक्स वाई प्लेन में जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट अपना ए है और दूसरा पॉइंट अपना बी है। और लेट से चलो इसके कोऑर्डिनेट पता है जो कि है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट पता है जो कि है x2 y2। आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम सुने होंगे। एब्सिसा इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज बेसिकली द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये पॉइंट की लोकेशन अपन जब वहाँ मार्क करते तो समझ आता है, जैसे कहीं 3,5 है, उसका मतलब ये होता है कि 3 यूनिट आगे और 5 यूनिट ऊपर, है ना, 7th 8th में आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, ए से एक पैरेलल लाइन खींची, है ना, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बी से एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 ही होगा, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये पता होगा कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा, नॉट एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी, इस पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y1, इस लाइन के ऊपर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 ही होगी, और ये लाइन y के पैरेलल है, इस पे x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो इधर x की वैल्यू x2 है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, x2 रहने वाली है, राइट। अब इस पॉइंट को अपन लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए c, और अगर इसकी बात करें, है ना, कि ये डिस्टेंस कितनी है, देखो वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है ना। तो जो x का जो डिफरेंस है, इधर कितना है x2 और इधर कितना है x1, तो उनका जो डिफरेंस है विच इज x2 माइनस x1, ये अपने हो जाएगा AC का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करते हो तो ये भी बहुत इजी है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है, ये y2 पर है, ये y1 पर है, तो ये जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है भाई। और अब आई थिंक क्लियर है कि वो जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABC, वो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, तो अपन पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो वो आएगा कि AB स्क्वायर जो है वो होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
राइट। जो ए बी स्क्वायर है वो अपने को निकालना है। आई थिंक ए सी स्क्वायर अपने को डायग्राम में दिख रहा है कि वो कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा अपने को y2 माइनस y1, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये अपना होल स्क्वायर हो गया। अपने बात हुई थी कि ए बी की वैल्यू निकालनी, तो देखो ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसी को अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत बहुत फंडामेंटल चीज है। दो पॉइंट दे दिए, जैसे मान लो कोई 3,4 दे दिया, एक 0,0 दे दिया, डिस्टेंस निकालनी है तो भाई जैसे एक पॉइंट दे दिया आपको 3,4, एक पॉइंट दे दिया आपको 0,0, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप सीधे ही लिखोगे, है ना। अब किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और 16 जो कि 25 है, और वो कितना आ जाएगा अपने पास 5। तो 5 यूनिट्स जो है इनके बीच की डिस्टेंस होगी। इस प्रकार से अपन डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कब यूज करना है ना, उसके बारे में पहले बात करते हैं। आप ये सोचो कि आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, है ना, एक पॉइंट दे रखा है बी, और लेट्स से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, एंड लेट्स से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया सी, जिसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y है जो आपको निकालने हैं, है ना। x1 y1 x2 y2 पता है, लेट्स अज्यूम दैट, और xy को x और y दोनों निकालने। और ऐसा है कि ये जो सी पॉइंट है ये आपको बता रखा है कि ये इनको m/n में डिवाइड कर रहा है, रेशियो आपको दे रखा है, यानी कि सर ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इधर 2 यूनिट से उधर 3 यूनिट से, तो आप बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। या 3:4 में डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, या 5:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, अच्छा देखो अपन ने क्या किया, ए से एक लाइन अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, सी से भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और बी से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, है ना, क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल है। अच्छा, तो भाई अपन एक काम करते हैं, इसको P बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं Q। आई थिंक आपको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत क्लियर होगी। तो जो ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल लिखता हूँ। जैसे आप यूँ सोचो कि अपन ने लिखा है एक ट्राइंगल तो बी सी एंड पी, दिख रहा है क्या, बी सी एंड पी, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अच्छा भाई एक ट्राइंगल में ये बना रहा हूं, ये है ना, और पी क्यू और ये आर है, और ये लाइन पैरेलल ही है, तो अगेन ये एंगल 90 ही होगा। ठीक है, अच्छा एक ट्राइंगल तो अपने को बी सी पी शायद दिख गया होगा कि बी सी और पी ऊपर है ना, और एक ट्राइंगल है सी ए एंड आर, ये आगे वाला जो ट्राइंगल है। आई थिंक ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है ना, एक एंगल अपने को कॉमन दिख रहा है और साइड पैरेलल है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल के फंडे क्या होते हैं कि साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो वो चीज़ मैं लिखता हूँ। साइड प्रोपोर्शनल होगी तो पहले जैसे मान लो अपन यहाँ से नीचे वाले ट्राइंगल से लिखते हैं, तो इसकी एक साइड AC है, उधर वाले की साइड क्या आ जाएगी BC। ठीक है, अपने को ना AC और ये BC। हाँ, फिर अपन लिखते हैं कि इसका बेस भली मान लो, तो इसको लिख देते हैं अपन AR, ये AR हो गया, और इधर क्या लिख देते हैं अपन P से लेकर P वाली जो लेंथ है। ठीक है, फिर अपन इधर से लिखते हैं तो ये आएगा CR, और उधर से आ जाएगा BP। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती है ना सिमिलर ट्राइंगल। तो ठीक है, AC बाई BC, आई थिंक AC डिवाइड बाई BC, ये अपन रेशियो समझो कि दे रखा है विच इज m/n, तो यहाँ पे लिखेंगे m/n। अब रही बात AR CP ये सब निकालने की, तो इनका काम चालू करते हैं। AR देखो, पॉइंट्स की मार्किंग देखना, ये x, y है, ये लाइन वर्टिकल है,
है ना, तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स, क्योंकि इधर एक्स है ना तो इधर भी एक्स ही होगा। अच्छा, इधर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई से कॉपी कर लेंगे, y1, क्योंकि इस पे वाई की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये वाला पॉइंट अगर निकालना है, ये वाला पॉइंट, तो ये लाइन वर्टिकल है। अब ये लाइन वर्टिकल है तो एक्स की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे आएगा x2, और इधर y की वैल्यू कॉपी कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना y। डिस्टेंस छोटी मोटी निकाल लेता हूँ। ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो सोचो y कोऑर्डिनेट सेम है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x माइनस x1। अच्छा, सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो y की वैल्यू सेम है तो इधर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x। ठीक क्या होगा, है ना, x2 ज़्यादा है x कम है तो वो x2 माइनस x। अच्छा, रही बात इस डिस्टेंस की, है ना, जो ये है, भाई इस पे क्या चक्कर है, इस पे चक्कर है कि x की वैल्यू सेम है तो y की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी y का जो डिफरेंस है y माइनस y, वो इनका हाइट हो जाएगा एक तरीके से। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस। ठीक है, देखो मैं इतना फंडामेंटली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़े से बेसिक्स भी क्लियर रहे, है ना, क्योंकि 8-9 के बच्चों को शायद नहीं पता है तो आप इसे देख सकते हो, कोई बहुत भारी भारी बातें नहीं हो रही है ना। और लेक्चर का नाम भी जो है आज बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ऐसा कोई भारी भरकम काम आज करने वाले नहीं है ना। ठीक है, चलिए जी। तो जो वैल्यूज निकाली वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये x माइनस x1 ए आर सी पी, सो वेरी सी पी है, दैट इज x2 माइनस x C2R। C से लेकर R की डिस्टेंस ये विच इज y माइनस y1, और B से लेकर P की जो डिस्टेंस है दैट इज y2 माइनस y। ठीक है, अब अपन इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आएगा mx2 माइनस mx nx माइनस nx1। ठीक है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एक बार अपन इनको भी सोल्व कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो भाई ये आ रहा है कि mx2 प्लस nx1 इज nx प्लस mx, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है ना वो है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस। ये जो है अपना x कोऑर्डिनेट रहने वाला है, जैसा कि बात पहले ही हुई थी, x1 पता है, x2 पता है, m पता है, n पता है। तो इससे अपन जो x कोऑर्डिनेट है, जो बीच वाला पॉइंट जो c जो तुमको निकालना है x, y, वो तुम निकाल पाओगे। ये अपने को निकालना है, ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना। तो उसका x कोऑर्डिनेट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सिमिलर वे में अपन जो है y कोऑर्डिनेट भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं इन दोनों को सोल्व करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं यही लिख लेता हूँ कि m/n जो है वो है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y के बराबर। इसको सोल्व करना है मेरे को, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m/2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, m/2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny प्लस my। और यहाँ से अगर y की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा कि my1 प्लस n, एक मिनट कहीं गड़बड़ करती है, यहाँ पर my2 है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो है अपना y कोऑर्डिनेट रहने वाला। ठीक है, तो आई थिंक ये जो दोनों चीज़ें हैं, x कोऑर्डिनेट और ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद करने हैं, जैसे अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला याद किया। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, जो x, y है, यानी ऐसे याद कर लें आप, बच्चे जैसे याद करते हैं वैसे ही बता देता हूँ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये तुमको निकालना था। ये पॉइंट x1, y1 था, और ये पॉइंट जो है x2, y2 था, और ये जो रेशियो है वो m/n गिवन था। ठीक है, तो आपने अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसमें x, y निकालना है, इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉपी कर लिया, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद इजीली हो भी जाएगा, देख रहे हो कैसे, बताता हूँ। भाई आप ऐसे ही करो, mx2 nx1, है ना, उल्टा मल्टीप्लाई करना, m को x के साथ, n को x के साथ, नीचे m प्लस n। फिर जब y लिख रहे हो तो y कोऑर्डिनेट में बात कॉपी कर लो कि my2 ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है भाई, डन। तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला है
रेशियो दे रखा होगा, ये दोनों पॉइंट दे रखे होंगे, बीच का पॉइंट निकालना होगा, या बीच का पॉइंट दे रखा होगा, साइड वाला पॉइंट निकालना होगा, या सब कुछ दे रखा होगा, mh/n निकालना होगा। जैसा भी प्रॉब्लम आए, ये फॉर्मूला है, हो जाएगा काम। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि डिवीजन दो तरीके का होता है। अभी अपन ने जो पढ़ा वो था इंटरनल डिवीजन। क्या समझते हैं उससे कि जो दो पॉइंट ए और बी है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी, वो उसके बीच में है, बीच में है ना। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो पॉइंट इनको डिवाइड करेगा वो पॉइंट होगा बाहर की तरफ, बाहर लाई करेगा वो, है ना। तो उसको ऐसे बोला जाता है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जैसे रेशियो वाइज अगर बात करेंगे, जैसे मान लो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और सी पॉइंट निकालना है विच इज अगेन एक्स कॉमा वाई, और रेशियो दे रखा है एम, ये पूरा, और ये दे रखा है अपने को एन, mh/n ऐसे दे रखा है ना। यानी कि AC/BC जो है वो आपको गिवन है m/n, ऐसा समझो। और आपको सी वाला पॉइंट निकालना है। टाइम कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए इतना डेरिवेशन इसका करेंगे नहीं अपन, इसमें भी कर सकते हैं वही ट्रायंगल एंगल बना के, है ना। पर अपन क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना अच्छा आता है, जो आपको अगर इंटरनल डिवीजन का याद है तो एक्सटर्नल का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फंडा क्या चलता है इसमें, जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें जहाँ पर प्लस आ रहा है वहाँ माइनस कर दो, बात ही खत्म। ठीक है। तो अभी जैसे वो फॉर्मूला लिखा था कि mx2 nx1 और m+n लिखा था, उनकी जगह माइनस कर दो, दोनों प्लस की जगह। और जो फॉर्मूला y में है उसमें जहाँ जहाँ पर प्लस आ रहा है वहाँ जो है माइनस कर दो। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा कम ही यूज़ करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसका एक दूसरा तरीका भी अपने पास अभी क्वेश्चन करते हुए मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं इसके डेरिवेशन को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूँ। पॉइंट बाहर लाई करता है और कर सकते हैं जैसे उसका किया है ना। डन। तो अभी एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जिसमें आपको समझाऊंगा मैं कि एक्सटर्नल डिवीजन जो है आप नहीं आता है तो भी कर सकते हो इंटरनल का फॉर्मूला याद रखते हुए भी। ठीक है, कैसे, सीधा साधा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 6 4 एंड -3 5 इन द रेशियो 3:2। 3:2 में इनको डिवाइड करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया जाए, जो इंटरनली डिवाइड करता है एक बार तो, और सेकंड पार्ट लिया है मैंने कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ठीक है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा कि 6,4 यहाँ मान लेते हैं, और इस जगह पर अपन मान लेते हैं -3,5। लेट से कोई पॉइंट सी है जो इनको डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 3:2, और वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो आएगा कि 3 × -3 दिस इंटू दिस, याद रहे, +2 × 6 डिवाइडेड बाय m+n विच इज 3+2, है ना। फिर आ जाएगा कि 3 × 5 +2 × 4 डिवाइडेड बाय 3+2, ये अपना काम हो गया। अच्छा, इससे जो x, y आएगा -9n कितना हो गया 12, तो 3, तो 3/5, 15 and 8, सो 23/5। ये जो है अपना x, y आएगा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो इनको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। फॉर्मूले का यूज़ क्लियर है। अब मान लो कि बोला है कि नहीं, हमको तो बताओ कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना, तो ए बी, और रेशियो 3:2 है ना, ए पहले लिखा हुआ है, इसको अपन ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो सी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और 3:2, तो ये सेगमेंट 3 पार्ट कैरी कर रहा है, और ये 2, ऐसा कुछ है डायग्राम। अब इसमें अपने को ये पॉइंट बाहर मानना है, और फिर अपने को सी के कोऑर्डिनेट निकालने। तो एक बार तो देखो, जैसा है कि मैंने जो फॉर्मूला बताया, अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप उससे करके देख लें। तो उससे अगर करके देखोगे तो जो कैलकुलेशन इधर लिखी हुई है उसमें सिर्फ मैं एक चेंज कर रहा हूँ कि जो बीच वाला प्लस है उनकी जगह माइनस कर देता हूँ। तो ये आएगा 3 × -3 -2 × 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 3 × 5 -2 × 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2, है ना। अच्छा भाई इससे अपना आंसर बन जाएगा -9 -12, -9 और -12 -21 एंड 15 - 8, सो दैट कम्स आउट टू बी 7, और नीचे 3 - 2 कितने हो गए 1। तो ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है वो एक्सटर्नल डिवीजन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। देखो उसका रीज़न ये है कि
जैसे मान लो आपको ये डायग्राम दिया है, अगर आपको ये पूरा 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो क्या बोलते हो? ये जो पोर्शन जो बीच में बचा हुआ है, लो मैं इसको इसमें कचरा नहीं करते, इसी डायग्राम को मैं मान लो यहाँ बना के बताता हूँ वापस। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी पॉइंट है, ये तुमको निकालना है, ये दोनों तुमको दे रखे हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुमको 3:2 में डिवाइड करने को बोल रखा है, जिसमें तुमने ये 3 पार्ट माने, ये 3 है और ये 2 है। तो सोच के देखो थोड़ा सा, अगर ये 3 है और ये 2 है तो भाई जो बचा हुआ पार्ट है वो तो 1 ही होगा ना। चीज समझ में आई है? भाई ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट तो एक ही है ना, बस बात खत्म। अब अगर ये बचा हुआ पार्ट एक है तो मैं इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसमें ये पॉइंट ए रहेगा एक, दूसरा ये रहेगा, और जो बी वाला पॉइंट है जो -3,5 है वो इन दोनों पॉइंट को 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मैं वहां फॉर्मूला लगा दूंगा, कैसे? ऐसे लिखूंगा कि 1 × x + 2 × 12। मैं एक बार लिख के ही बता देता हूँ, 1 × x, 1 × x समझ में आ गया, ये रेशियो इंटू x प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय 1 + 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू बीच वाला जो x कोऑर्डिनेट है -3। तो यहाँ पे आएगा x + 12, और ये कितना हो गया है ना, 3, इस मल्टीप्लाई किया तो -9। x की वैल्यू कितनी आएगी? -21। क्या आपने x की वैल्यू -21 इधर से आई थी? हाँ आई थी। समझ में आ रही बात? इसलिए एक्सटर्नल डिवीजन इट्स अप टू यू, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप उसको इंटरनल कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है भाई, इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट भी वेरीफाई कर सकते हो। आई थिंक वो हो जाएगा 1 × y 5 × 4, मैं वो भी लिख देता हूँ, 1 × y + 5 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, और वो बराबर होना चाहिए 5 के। तो जो y की वैल्यू है 15 - 20, गड़बड़ हो गया कुछ तो वापस कर लेते हैं, 1 × y 2 × 4, 2 × 4, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 15 - 8, ये 7 आ जाएगा, ये इधर से आ रहा था। ठीक है ना, वेरिफिकेशन डन है ना, आप इसको इंटरनल में कन्वर्ट करके ही कर लें। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो फंडामेंटली रह जाती है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे और आपको जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। ठीक है ना, चलिए जी शुरू करते हैं, बस 1 मिनट। हाँ, तो अब ऐसा है कि भाई ये पॉइंट दे रखा है ए, ये पॉइंट दे रखा है बी, ये पॉइंट दे रखा है सी। ये पॉइंट ले लेते हैं अपन x1 y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, और इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन x3 y3। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं और इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब आपको एरिया का फॉर्मूला आता होगा, 1/2 बेस हाइट, या हीरोज फॉर्मूला पता होगा, या कुछ लोग तो √3/4 a² भी बोल देंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, तो हम सब जगह भी लगा लेते हैं कभी कभी ऐसा होता नहीं है। मतलब कोऑर्डिनेट पता है तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स में कहीं कहीं एरिया की जरूरत पड़ती है, आसान हो जाता है। मैं आपको यूज जब क्वेश्चन आएंगे ना तब बताऊंगा, अभी आपको देखना क्या हो रहा है। तो ठीक है जी, यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ की जो y के पैरेलल है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? x2, 0। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? x1, 0। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? x3, 0। ये है ना परपेंडिकुलर है, इस चीज का अपन ख्याल रखें। ओके, थोड़ा सा नामकरण और कर लेते हैं। तो भाई ये ABC, तो अपन यहाँ मान लेते हैं D है, ये E है और ये F है। ठीक है, मेरे को निकालना है ट्राइंगल ABC का एरिया। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ट्राइंगल ABC का एरिया होगा ना, ये वाला, एक बार अपन इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं अच्छे से। भाई इस ट्राइंगल का एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, अरे यार इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने ये सोचा कि क्या बोलते हो, एरिया ऑफ ए बी डी और ई निकालते हैं। तो एरिया ऑफ, यही लिख देता हूँ नीचे इसके, ABDE प्लस, कोई ज़्यादा एरिया आ रहा है कोई बात नहीं, फिर लिखता हूँ मैं कि एरिया ऑफ
ए ई एफ और सी, ये वाला पूरा एरिया। अच्छा, दोनों के एरिया में ये नीचे वाला एरिया ज़्यादा आ गया तो निकालना ही नहीं है, उसको कर देंगे माइनस, तो दैट विल बी एरिया ऑफ बी सी एफ और डी, बी सी एफ और डी, बात खत्म। ये अपने को करना है। और आई थिंक ये जितने भी नाम लिखे मैंने, ए बी डी ई या फिर ए ई एफ सी या बी सी एफ और डी, है ना, बी सी एफ और डी, ये सारे ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया पता है क्या तुमको? हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, क्या आपको ये आइडिया है क्या? एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम, है ना, आई थिंक वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक सेगमेंट तो ये आएगा, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या बहुत सारे लोग हाइट भी बोल देंगे उसको, चलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो अपन डेल्टा ए बी सी लिखते हैं, ए बी डी ई, ए बी डी और ई, इसका एरिया लिख रहे हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखना, एक साइड ये है तो ये लेंथ कितनी है y2, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, y2 पर है तो y2। अच्छा, फिर ये लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 0 है, ये y1 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई y1। तो ये कितना आ जाएगा y1 प्लस y2, दिस इज योर सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाली जो लेंथ है दैट इज द डिस्टेंस। ये x1 पर है, ये x2 पर है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी x1 माइनस, ये अपन कर देते हैं यहाँ। अब इसी प्रकार से फटाफट अपन ने उधर वाला लिखा, ये कितना होगा y1, ये कितना होगा y3, यहाँ आएगा y1 प्लस y3 और डिस्टेंस, so this is the distance between them, so this is x3, this is x1, so this comes out to be x3 minus x1, ठीक है। अच्छा, माइनस बी सी एफ डी, ये जो नीचे वाला है पूरा पार्ट, इसको लिखते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा इसमें, ये y2 है, उधर वाला साइड कितना है y3 है, y2 प्लस y3, है ना, ये y2 है, ये दिख गया होगा, है ना, ये y3 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा x3 माइनस x2। इसके आगे अब मैं भी मेहनत नहीं करूँगा, ये अपन सोल्व करें यहाँ से, है ना, और अपन जो है डेल्टा का फॉर्मूला लिखें, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, वो आएगा x1, बाकी दोनों का डिफरेंस ऐसे याद करते हैं बच्चे इसको, प्लस x2, है ना, ये आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2। मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन पे ये आ जाएगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, देखो एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आंसर होता है। आप जो लोग अच्छे हैं, जो समझते हैं मोड को, मैं मोड लगा देता हूँ, एरिया कांट भी नेगेटिव, कुछ समय नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा नहीं बोलना है कि डेल्टा जो है -5 आ रहा है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, बस डेल्टा हमेशा पॉजिटिव हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। ये अपना जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं अब तक, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपके कुछ जो फंडे हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, अब वो समझूंगा, है ना। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो आप क्या चीज़ चेक करना चाहोगे, या कैसे पता पड़ेगा 3 पॉइंट कोलिनियर है? जैसे मान लो कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक तीसरा सी है, तीनों कोलिनियर है, एक लाइन पर है। तो भाई अगर आप मान लो इस चीज़ को डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना चाह रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना चाह रहे हो, तो आप क्या प्रूव करेंगे कि आप निकालेंगे ए बी, आप निकालेंगे बी सी, और अगर इन दोनों का सम ए सी के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अच्छा, तो सर ए बी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से। बी सी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से। ए सी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से ये चेक कर सकते हो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। मान लो किसी को डिस्टेंस फार्मूला क्लिक नहीं किया और वो सोच रहा है कि मैं तो सेक्शन फार्मूला से चेक करूं, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं उसको, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, और ये पॉइंट जो है x3 y3 है। तो ध्यान से सुनना इसका तरीका, अगर उसको चेक करना है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है सेक्शन फार्मूला से, तो कैसे करेगा वो?
वो मानेगा कि k is to 1 में डिवाइड कर रहा है ना। k कैन बी एनीथिंग, 3/2, 4/3, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो एक बार वो x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखेगा। और अच्छा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब पता है उसको, तीनों पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लो उसने x कोऑर्डिनेट के लिए कुछ लिखा, तो वो आ गया kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और वो किसके बराबर होना चाहिए, x3 के। अब x3 के बराबर होना चाहिए, सोचो मैं बोल रहा हूँ x2 पता है, x1 पता है, x3 पता है, तो यहाँ से वैल्यू उसको किसकी मिलेगी, k की। अब इसी फॉर्मूले को वो किसके लिए अप्लाई करेगा, y के लिए। वो आएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, और वो किसके बराबर होना चाहिए, y3 के। तो y1 पता है, y2 पता है, k निकाल ही लिया, पुट कर लेंगे, और उससे y3 निकाल के देखेंगे, और जो क्वेश्चन में y3 दे रखा उसके बराबर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। या फिर यूं कह दो कि इधर से भी k की वैल्यू निकाल लो और दोनों k की वैल्यू सेम आ गई तो कोलिनियर। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप ऐसे चेक कर सकते हो कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब मान लो कि भाई हमको तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी नहीं करना है, हमको तो सेक्शन फॉर्मूला से भी नहीं करना है, हमको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से करना है, तो कर लो भाई। 3 पॉइंट दे रखे होंगे, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, उससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उससे बनने वाले जो ट्रायंगल का एरिया है वो अपन कितना कंसिडर करेंगे, 0। तो जो ट्रायंगल के फॉर्मूले का एरिया सिखाया है, ट्रायंगल का एरिया का वो सिखाया है, अप्लाई करो, अगर वो 0 आ जाए तो वो कोलिनियर, नहीं तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, इन लोगों को डिटर्मिनेंट आता है वो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर जो है 1 1 1, ये भी आपके ट्राइंगल का एरिया ही है। जिनको डिटर्मिनेंट आता है वो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करोगे यही मिलेगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक है, डन। तो आपको कोलिनियरिटी बता दी। अब आपके ज्योमेट्री के फंडे पे आते हैं कि कोऑर्डिनेट का यूज कैसे होता है ना। तो जो ट्रायंगल के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जैसे सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ये अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जहाँ पे फॉर्मूला यूज करने लायक नहीं होगा वहाँ पे अपन कुछ तरीका भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मान लो सेंट्रोइड निकालना है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री से आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो आई थिंक सेंट्रोइड होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है ना, यही होता है ना। सर ये मीडियंस क्या होती है यार, एसी लाइन, जैसे लेट्स से ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ से अपने को मीडियन लिखना है, तो ऐसी लाइन लिखो जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि दो पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को बोल दिया x1 y1, इस पॉइंट को बोल दिया x2 y2, इस पॉइंट को बोल दिया x3 y3, और मेरे को बोला कि यार सेंट्रोइड निकालो। तो जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन खींची जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ये मीडियन है, इसके पॉइंट मान लिया D, इसको मान लिया E, इसको मान लिया F। फिर B से एक लाइन खींची जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर C से एक खींचा जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, और उन तीनों का जो इंटरसेक्शन है विच इज दिस पॉइंट, तो दिस थिंग इज सेंट्रोइड। ये अपने को निकालना है, और गिवन क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सोचो कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो तो अपन तुरंत देख सकते हैं कि वो तो मिड पॉइंट की तरह हो गया ना, और मिड पॉइंट इज बेसिकली योर एवरेज वाला पार्ट। या फिर यूं सोच लो कि ये तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 into this डिवाइड बाय 1+1, ऐसे सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट आ गया। अब सेंट्रोइड का एक फंडा और होता है कि वो है ना मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड जो है मीडियन को वर्टेक्स से रेशियो लेकर है ना 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी आपको पता होगा। उस फॉर्मूले से अगर मैं सेंट्रोइड निकालना चाहूँ तो देखो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लेट्स से अगर उसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसको मैंने x, y बोल दिया, वो आएगा 2 into this 1 into this, तो बनेगा 2 into x2 plus x3/2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2+1। अब अपन y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 2 into this 1 into this, क्या आएगा 2 into y2 plus y3/2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2+1। सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कटता हुआ दिख रहा होगा, इधर भी 2 से 2 कटता हुआ दिख रहा होगा, और थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो अच्छा फॉर्मूला दिखने लग जाएगा। x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3। तो द पॉइंट इज कि अगर आपको कोई सेंट्रोइड की जरूरत पड़ रही है और अगर तीन कोऑर्डिनेट पता है
तो सेंट्रोइड तुरंत निकल सकता है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले याद करने का यहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है। अब वो जब क्वेश्चन में यूज करूंगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस और फील हो जाएगी। सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को इन सेंटर का फॉर्मूला बताना है या इन सेंटर का फॉर्मूला डिराइव करो, जैसे अपन ने अभी सेंट्रोइड का किया है। देखो इन सेंटर का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक डेफिनेशन यही होता है कि आपका जो इंटरनल एंगल है ना, उसको बाइसेक्ट करने वाले आप बाइसेक्टर तीनों लिख दो, उनका जो इंटरसेक्शन है वो इन सेंटर होता है। कैसे? ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से एक लाइन खींची जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, सो दिस इज a/2 a/2। अगेन यहाँ से जो लाइन खींची ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, इंटरनल एंगल, तो b/2 b/2। और इस यहाँ से भी खींचूंगा, जो मैं भी खींचूंगा नहीं क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आगे बहुत कुछ करना है। तो तीसरी लाइन भी यहीं से पास होगी और ये तीनों जहाँ कट करेंगे उसको बोलेंगे अपन आई, विच इज फॉर इन सेंटर। और लेट से इसके कोऑर्डिनेट x, y है जो अपने को निकालना है, जैसे अपन ने अभी सेंट्रोइड निकाला था। अब मान लो कि ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। मैंने और क्या किया है बता देता हूँ मैं आपको। भाई ये जो साइड लेंथ है ना पूरी, ये वाली, ये a माननी है। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। लेट से उसकी वैल्यू a है। ये जो साइड लेंथ अज्यूम की है मैंने, ये साइड लेंथ अज्यूम की है b, और ये इधर की जो साइड लेंथ अज्यूम की है वो है c। एंड आई थिंक अपन abc निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए जी कॉन्सेप्ट लगाते हैं आपके ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री के फंडे ये होते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो जहाँ से निकला है, यानी कि जिस वर्टेक्स से निकला है, उस वर्टेक्स को बनाने वाली दो साइड का जो रेशियो है, सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। C/B में ही डिवाइड करेगा ये आपके बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना। आई थिंक आपको कहीं पढ़ाई होगी सिमिलरिटी वगैरह में, ठीक है। चलो अब C/B में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट को अगर मैं D बोल रहा हूँ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल सकता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर कैसे निकाल सकते हो? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे C/x3 प्लस B/x2 डिवाइडेड बाय C+B, फिर आएगा C/y3 B/y2 डिवाइडेड बाय C+B। ये अपना फॉर्मूला हो गया D का। जैसे अपन ने, आपको याद हो तो अपन ने सेंट्रोइड में निकाला ना ये, वैसे अपन ने अभी जो है यहाँ पर निकाल लिया ये D वाला, ठीक है। अच्छा अब आपको पता हो तो वो सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड कर रहा था, इधर वो नहीं पता है, इधर कुछ निकालना पड़ेगा। कैसे? तो देखो ऐसा है कि आप है ना, कौन सा ट्राइंगल बताया जाए तुमको जिससे जल्दी चमक जाए यार। इस ट्राइंगल के ऊपर नजर दौड़ाओ, A, B और D, और सोचो कि भाई ये भी तो इसका बाइसेक्टर है, B से लेकर I, तो ये भी ट्राइंगल की सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा BI, जहां से वो निकला हुआ है। एक साइड लेंथ तो C है, दूसरी साइड लेंथ के बारे में बता देता हूँ। देखो दूसरी जो साइड लेंथ है ना, वो दूसरी साइड लेंथ तो है A/C/C+B। सोच पाओगे क्या? थोड़ा मुश्किल हो गया। पूरी लेंथ A है, C/B में डिवाइड कर रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया B से लेकर D का, C/C+B। टोटल लेंथ कितनी है A, तो A का C/C+B पार्ट जो है वो होगा BD। ये लेंथ पता पड़ गई, ये लेंथ पता पड़ गई। तो अब सामने वाली साइड को इस पेन से नहीं लिखते हैं, अब अपन लिखेंगे ग्रीन से ही। तो ये डिवाइड करेगा, जो इन सेंटर है वो डिवाइड करेगा C के साथ, रेशियो जो होगा वो होगा AC/C+B। रेशियो क्लियर है? अब इस रेशियो को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कैसे? C हटा दिया, यहाँ पर 1 बचेगा, और इधर से भी जो है मैंने C हटा दिया,
तो यहाँ आएगा a अपॉन c प्लस बी। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सोच पाओ तो मैं c प्लस बी को ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस बी रेशियो, जो पिछले क्वेश्चन में 2:1 आ रहा था ना, वो इधर आ रहा है c प्लस b/a। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पाऊंगा। इन सेंटर का फॉर्मूला लिखना है मेरे को, जो मेरे लिए x, y है, उसको अपन लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। देखो c प्लस बी इंटू ये वाला पॉइंट, तो मैं काट ही दूं क्या, देख लेना एक बार। c प्लस बी इंटू ये वाला पॉइंट, तो c प्लस बी गया, तो यहाँ पे आएगा, या लिख ही देता हूँ चलो, c प्लस बी इंटू यहाँ आएगा cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, ठीक है। अच्छा, प्लस ax1 डिवाइडेड बाय c प्लस बी प्लस ए, ये तो हो गया अपना x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो आएगा c प्लस बी इंटू यहाँ पे आ जाएगा cy3 प्लस by2 अपॉन c प्लस बी और प्लस by डिवाइडेड बाय c प्लस बी प्लस ए, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इन सेंटर निकल के आएगा, ये गया, और थोड़ा अरेंज करके लिखूंगा, ax1 पहले लिखूंगा, bx2 बाद में, cx3 उसके बाद में, और नीचे है a प्लस बी प्लस सी, और इधर आएगा, फिर यहाँ पर है ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ay1 आएगा इस जगह पर, तो ये आ जाएगा ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये अपने इन सेंटर का फॉर्मूला, वो दिख गया होगा ay1 है ना, ay1 मेरे को एक्चुअली ये भी दिख गया था इसलिए, ठीक है भाई। इन सेंटर का फॉर्मूला ये होता है। सोचो अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो तीनों साइड लेंथ पता ही होगी, इन सेंटर तुरंत निकल आएगा। तो फॉर्मूला याद करने का थोड़ा फायदा तो होता ही है। अब फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा है कि याद हो जाएगा यार, ये ax1 bx2 cx3 करके एक बार मैं यूज़ करूँगा, आपको नॉर्मली लगेगा। ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला होता है पर अपन नहीं लिखेंगे, वो बहुत गंदा फॉर्मूला होता है वो। तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और फिर ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे अपन क्वेश्चन में, वो तुमको मैं बताऊँगा। भाई ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होते हैं, तो एल्टीट्यूड होते हैं वर्टेक्स से निकलने वाली वो लाइन जो सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अच्छा, ये इसका डेफिनेशन। अब इसको अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो एल्टीट्यूड बनाना है तो यहाँ से एक लाइन खींची जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, यहाँ से एक लाइन खींची जो परपेंडिकुलर हो, यहाँ से एक लाइन खींची जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये तीनों जहाँ कट करेंगे वो आएगा अपना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को लिखेंगे H, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा दिया है ये, तो ये चीज जो है ऑर्थो सेंटर होता है। करेंगे क्या, अभी आगे जाकर मैं आपको लाइन की इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन लिखना आप जैसे सीख जाएंगे तो आपको एल्टीट्यूड भी लिखना आ ही जाएगा, और फिर ये वाला एल्टीट्यूड भी लिखना आ ही जाएगा, और उनका इंटरसेक्शन तो आप दो लाइन को सोल्व करना, दो लीनियर इक्वेशन सोल्व करना तो जानते ही हैं, वो भी अपन क्लास के अंदर सीख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको अप्रोच जो अभी क्वेश्चन के अंदर बताई जाएगी, हो सकता है इस क्लास में कवर कर लें या फिर अगली क्लास में कवर करें, वो चीज आपको ध्यान में रखें, ठीक है। आखिरी जो ट्रायंगल का स्पेशल पॉइंट है वो है सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर का क्या फंडा होता है, सरकम सेंटर का भी डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये चारों डेफिनेशन आप याद रखना, ये तो आपको ज्योमेट्री में पता भी होगी, ठीक है। सरकम सेंटर हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो इस साइड पर परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट भी करे, यानी कि ये 90 है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा आप तीनों साइड के लिए खींचो, मैंने यहाँ पर भी खींचा और मैंने यहाँ पर भी खींचा, ये तीनों जहाँ कट करेंगे ना, वो पॉइंट जो है वो कहलाएगा अपना सरकम सेंटर। इसको अपन लिखेंगे O से, ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सरकम सेंटर। अगेन इसका भी फॉर्मूला होता है, बहुत गंदा होता है, नहीं याद कर रहे, नहीं डिस्कस कर रहे, अपन इसकी याद रखेंगे अप्रोच। अप्रोच क्या होगी,
कि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, है तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, अभी लिखना सिखा रहे हैं, सिखाने के बाद आप ये लिख लोगे वो लिख लोगे, फिर दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इन दोनों की अप्रोच आपको याद रखनी, ठीक है। अच्छा, अब कैसे आएगी इसकी इक्वेशन उसकी चिंता नहीं करनी, कर लेंगे अभी बाद में ना, ठीक है। चलिए जी, रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ये भी बहुत बार काम आ जाता है कि मान लो दो चीज पता है, तीसरा निकालने में आलस आ रहा है, तो इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है ना। वो रिलेशन अगर अपन ध्यान में रखें तो अपने को बहुत हेल्प होती है, और वो रिलेशन होता है, बता देता हूँ। जैसे मान लो एक लाइन अज्यूम की है, पहली बात तीनों कोलिनियर होते हैं, इसका भी अच्छा खासा डेरिवेशन है, पर टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप ऐसा ना सोचे कि मास्टर को नहीं आता होगा, बता नहीं रहा है आता है भाई, है ना, पर अब क्या करें, थोड़ा 2 लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझानी है तो सारे डेरिवेशन नहीं करा सकते। कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे आपको प्रैक्टिस सेशन में कभी ना कभी, है ना। तो इनका होता है फंडा 2:1 का। HGOI जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, आपको याद रखने हैं, और वैसे मतलब याद हो ही जाते हैं क्योंकि इतनी बार काम में आते हैं। H स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, G स्टैंड्स फॉर सेंट्रोइड, एंड O स्टैंड्स फॉर सर्कम सेंटर, ठीक है भाई। तो मतलब वही है कि आपको सेंट्रोइड तो दोनों मिल जाएगा, फॉर्मूला सबसे आसान होता है, इन दोनों को निकालने में आलस आता है। मान लो एक निकाल लिया हिम्मत करके, तो दूसरा इस फॉर्मूले से निकाल लेना 2:1 सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक भाई। अब कुछ ट्राइंगल जो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं उनके बारे में मैं तुमको बात बता देता हूँ कि मान लो कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, उसमें क्या होगा। मान लो कोई ट्राइंगल जो है आइसोसलस है, उसमें क्या रिलेशन होगा। और मान लो कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की दिखेगा क्या अपने को, राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, बहुत ही बढ़िया, सारी सुविधाएं तो है, चलो बढ़िया है भाई। तीन क्या स्पेशल ट्राइंगल होता है, इनमें क्या है कि थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प से ये पॉइंट थोड़े और जल्दी जल्दी निकल आते हैं। तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल भैया सबसे बढ़िया ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सारे एक जगह आते हैं, कोई एक निकाल के देख लो, और कौन सा निकालना है, सेंट्रोइड, क्यों, सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हुआ तो HGIO सारे यहीं पर है, ये आप ध्यान रखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हुआ तो बढ़िया। अगर ट्राइंगल आइसोसलस हुआ, दो साइड लेंथ बराबर है, तो ये जो लाइन खींचोगे, जो आप कुछ भी बोलो, मान लो मीडियन बोला आपने, तो ये एल्टीट्यूड भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो इसमें HGO और I चारों जो है कोलिनियर होते हैं। जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, जो मीडियन है वही एंगल बाइसेक्टर है, सारे एक ही लाइन पे आ जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल आइसोसलस है, तो सारे कोलिनियर होंगे, ध्यान रखें। अगेन दिस इज अ वेरी स्पेशल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें पूछे ऑर्थो सेंटर कहाँ है, जहाँ राइट एंगल है वहीं पर, क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर मान लो आपको यहाँ से एल्टीट्यूड लिखना है सामने वाली साइड पर, यही है 90, और इधर से लिखना है तो भी इस साइड पर, तो यही है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो वर्टेक्स है वही आपका ऑर्थो सेंटर है। इसमें सर्कम सेंटर कहाँ आता है, सर्कम सेंटर भी स्पेशल जगह पे आता है, सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, क्यों भाई, वही है कि अगर आप इस पे सर्कल खींचते हो ऐसा मान लो, तो एंगल इन सेमी सर्कल जो है 90 डिग्री होता है, तो ये डायमीटर का काम करेगा, और ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसलिए ये सेंटर होगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। इसमें इन सेंटर निकालना पड़ेगा और सेंट्रोइड फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्राइंगल, इनका थोड़ा अपन ध्यान रखें, ठीक है जी। बहुत थ्योरी हो गई, थोड़ा से क्वेश्चन भी कर लिए जाए, स्टार्ट करते हैं। तो वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। तो लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और आपको पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो मैं निकाल लूंगा तुरंत, कुछ नहीं जा रहा मेरा, है ना पर ऑर्थो सेंटर का तो मैंने बोला था कि तरीका देखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सिखाएंगे और उस तरीके से निकाल लेंगे अभी वो तरीका तो बताया ही नहीं, ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आ गया, तो देखते हैं एक चीज तुम भी ध्यान में रखो, ट्राइंगल का क्वेश्चन जब भी आता है तो ऑलवेज चेक कि कहीं ट्राइंगल इक्विलेटरल, आइसोसलस
राइट एंगल तो नहीं है, कहीं किस्मत अपनी मेहरबान तो नहीं है। मैं भी उसी रास्ते पे चला हूँ, तो मैंने निकाला ए बी का लेंथ 2 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो भाई ये कितना हो गया, 16 और 9 25 का 5 आ गया। ठीक है, ए बी की लेंथ निकाली। फिर मैंने बी सी निकाला, वो आएगा -2 -5 -7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और 1 -2 तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 49 एंड 1 ये हो गया अपना √50। ओके फाइन। और अब निकाला अपन ने ए सी, तो 5 -2 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस ऑफ -2 सो 4 का स्क्वायर, so that comes out to be 5। नाइस। दो साइड लाइन बराबर क्या दिखा, आइसोसलस। मेरे को और भी कुछ दिखा, मेरे को ये दिखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 25 25 50 बी सी स्क्वायर। नाइस, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो अपने को अब इससे फायदा मिलेगा। राइट एंगल कहाँ होगा, दिख रहा होगा बी सी, अगर ये है तो फिर ए यहीं आ रहा होगा, विच इज 2 -2, ये है -2 1 और ये है 5 2, और ये दोनों बराबर है, और ये है √50 25 25 50। अब बताइए क्या करना था, ऑर्थो सेंटर। अरे बाप रे, ये रहा ऑर्थो सेंटर। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रहा ऑर्थो सेंटर। अच्छा, और कौन सा चाहिए, सेंट्रोइड। अब भी निकाल लेते हैं। तो सेंट्रोइड तो फॉर्मूले से आता है, कैसे, x1 + x2 + x3/3, सो दैट कम्स आउट टू बी 5/3। दिख गया क्या, 5 + 2 + -2 गया, 2 - 2 खत्म, और ये 1, तो 1/3। ये तुम्हारा सेंट्रोइड है, ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस, इसको h से लिख रहे हैं, इसको g से लिख रहे हैं, और अपने को पूछा है hg, तो 2 - 5/3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1/3 का होल स्क्वायर, ये रूट डन। ये अपना आंसर है। जितना सिंप्लीफाई करो, जितनी रिक्वायरमेंट है वो वाली बात है। तो 6 - 1 5, सॉरी 6 - 5 इज 1, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 प्लस 7 तो 49/9, सो 50/9 दैट इज √59 को 3 लिख देते हैं, बाहर निकाल। ठीक है भाई, तो ये अपना डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड है। अगेन 3 वर्टेक्स पता है, या ट्राइंगल का क्वेश्चन आ रहा है तो चेक करो कैसे ना कैसे करके, कहीं ट्राइंगल अच्छा तो नहीं है, कहीं किस्मत बहुत मेहरबान तो नहीं है। जनरली होता नहीं है, पर होता है तो मजा आ जाता है। ठीक भाई। अगला, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, खैर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर ठीक है, दो दे रहा है, दुरुस्त है। चलो जी स्टार्ट करते। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, तो अपन ने ए बी और सी माना है, और उसके मिड पॉइंट मैं एंटी क्लॉकवाइज में लिख लेता हूँ, 1 2 0 -1 और 2 -1 ये दे रखे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी कि ए बी सी। तो लेट्स अज्यूम कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये जो है x3 y3 है। ये अपने को निकाल, मिड पॉइंट है ना ये, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ लिखा भाई x1 + x2/2, दिस प्लस दिस बाई 2 कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, फिर लिखा कि फिर y भी लिखते हुए चलते हैं ना, अब थोड़ी मेहनत है ना। y1 + y2/2 ये -1। अच्छा, इधर देखा तो x2 + x3/2 इज 1, y2 + y3/2 इज 2। फिर आ जाएगा x3 + x1/2 इज 0 एंड y3 + y1/2 इज -1। ठीक है ना, 2 1 0 -1 2 एंड -1 डन। चलो सोल्व करते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट में दिमाग लगाते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या मिला हमको, इस इक्वेशन से मिला कि x1 + x2 कितना है 4, सेकंड से क्या मिला x2 + x3 कितना है 2, x3 + x1 कितना है 0। इन सब को भी अपन ने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो आई थिंक ये मिलेगा x1 x2 x3 जो है कितनी बार आ रहा है, दो बार, और इधर आ जाएगा 6, तो x1 + x2 + x3 कितना आ गया 3। अब क्या करो कि जैसे x1 + x2 कितना दे रखा है 4, इसमें यूज़ करो, इस जगह पर 4 सोच के देखो। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ कि x3 की जगह पर अपने को कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 4 है, उधर भेजेंगे तो x3 कितना मिलेगा -1।
सिमिलरली x2 प्लस x3 यहाँ उठा के पुट करो, ये 2 है, ये इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो किसकी वैल्यू है, x1 की। x3 x1 पुट करेंगे कितना है 0, तो जो बच रहा कितना है 3, वो अपने पास x2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्या सिमिलर वे में अपन y वाले कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो y1 प्लस y2 जो है कितना है -2, y2 प्लस y3 कितना है 4, y3 प्लस y1 कितना है -2, इन सबको जोड़ दिया, सो 2 टाइम्स y1 y2 y3, ये कितना आ गया, ये तो 4 - 4 0 ही हो गया है ना। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आ रहा है 0, बस उठा के पुट करते हैं। तो y1 प्लस y2 कितना है -2, उठा के यहाँ पुट करो। y1 प्लस y2 की जगह अगर -2 आ रहा है तो क्या बोलते हो, y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फिर y2 प्लस y3 यहाँ पुट करो कितना 4, तो y1 कितना आएगा -4, और फिर y3 प्लस y1 पुट करो -2, तो y2 कितना आएगा +2। आई थिंक ये सारे कोऑर्डिनेट आ गए, इनको यहाँ पे जमा देंगे तो अपने को ट्राइंगल के वर्टेक्स मिल जाएंगे। ठीक भाई, मतलब ये मिड पॉइंट का यूज़, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ बहुत पहले क्वेश्चन आना चाहिए था, थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन जो है वो 3x + 4y = 12, लाइन आ गया है नाम, पर अभी इसको लिखना सीखना है, वो दे रखा है, अपना दिमाग लगाना भी नहीं दे रखा होगा, बढ़िया है। इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है कि ये जो लाइन है ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन मिला के बोला जाता है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, आपको बोला इन सेंटर निकालो। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी वेयर ओ इज ओरिजिन, ठीक है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है। ट्राइंगल बनेगा तो इन सेंटर आएगा, बहुत सीधी बात है। तो ओ तो ओरिजिन हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0 0। अच्छा, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो दे रखा है आपको ऐसा, लेट से आपको ए पॉइंट निकालना, ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिख रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कर दी इसमें, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4। बी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 0, यहाँ पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3। तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट यानी कि तीनों वर्टेक्स आपको पता है, और आपको अब जज करना है कि इन सेंटर क्या होगा। अब इन सेंटर में दिमाग नहीं लगाना कभी, इन सेंटर फॉर्मूला है। तो भले ही मैं आपको ऐसा कुछ करके बता देता हूँ, इस मतलब ट्राइंगल तो बना हुआ ही है, फिर भी जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना ax1 वाला, वो फॉर्मूला एक बार मैं आपको यहाँ पे यूज करके बताना चाह रहा हूँ। ऐसा किया मैंने, इस पॉइंट को अपन ट्रीट करेंगे ये x1 y1 जैसा है, ये पॉइंट ट्रीट होगा कि ये पॉइंट x2 y2 जैसा है, और ये पॉइंट ट्रीट होगा कि ये पॉइंट जो है x3 y3 जैसा है। जो साइड लेंथ है ये, इसको बोलेंगे अपन 3, इसको a से लिखेंगे। b के सामने वाली साइड b होती है, मैं ऐसे लिखता हूँ, b के सामने वाली साइड b है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। c के सामने वाली साइड ये c है ना, तो o की जगह c है ना, तो ये c मान रहे हैं अपन। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा 5। साइड लेंथ निकाल ली, ये तो आप इधर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ द फॉर्मूला इन सेंटर का, जो है कि ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, फिर आएगा ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो शुरू करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, x1 कितना है 4, b की वैल्यू कितनी है 4, x2 कितना है 0, c की वैल्यू कितनी है 5, x3 कितना है 0, a प्लस b प्लस c 3 प्लस 4 प्लस 5। डन। अगेन आगे, तो a की वैल्यू कितनी है 3, y1 कितना है 0, b की वैल्यू कितनी है 4, y1 कितना है 3, c की वैल्यू कितनी है 5 और y3 कितना है 0, डिवाइड बाय 3 4 5, तो ये आएगा 12, 5 4 9 3 12, 12/12 1, 1, इधर भी 1 ही आ रहा, सही है 1, 1 ही आएगा वो तो। ठीक है, ये अपना इन सेंटर है। तो ये मैंने इन सेंटर का यूज भी आपको, इन सेंटर के फॉर्मूले का यूज दिखा दिया। इन सेंटर का यूज तो फिर क्या बताऊँ मैं तुमको। ठीक है, अब इस ट्राइंगल मान लो आपको पूछ ले कि ऑर्थो सेंटर कहाँ है, तो ऑर्थो सेंटर तुरंत बोल देना, ऑर्थो सेंटर कहाँ है 0 0 पर।
मान लो बोल दे सर्कम सेंटर कहाँ है, सर्कम सेंटर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ना, सर्कम सेंटर कहाँ आएगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। मिड पॉइंट कैसे, 4 और 0 का 2, 0 और 3 का 3/2, ये आपका सर्कम सेंटर हो गया, है ना। मान लो कि बोलते सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, तो सेंट्रोइड बता दिया, और तो सेंटर बता दिया, ये रहा, सर्कम सेंटर बता दिया, ये रहा, इन सेंटर ये रहा, चारों बता दिए। और ट्राइंगल राइट एंगल था, इसलिए थोड़ा जोर नहीं आया, थोड़ा क्या बिल्कुल जोर नहीं आया। ट्राइंगल जनरल होता है, थोड़ी दिक्कत रहती है, कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है, जो बताएंगे समय आने पर। ठीक है जी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। x1 x2 x3 जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड सेंट्रोइड, है ना, ऑफ द ट्राइंगल, अरे यार क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है भाई, मैं अब बता देता हूँ। मैं इसको डिकोड तो क्या करूँ मैं, मतलब क्वेश्चन ये है कि x1 x2 x3 इस इक्वेशन के रूट है, और आपको उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताना है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टाइसेस आर, ठीक है ना। मतलब एक ट्राइंगल का आपको सेंट्रोइड बताना जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हो वर्टाइसेस के, और x1 x2 x3 जो है इसके रूट है। तो ठीक है, अगर x1 x2 x3 इसके रूट है तो मतलब ये ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को कुछ खास। भाई इस इक्वेशन के जो रूट है वो है x1 x2 x3, और आपको इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताना है जिसके वर्टेक्स ये है, x2 1/x2 x3 और 1/x3, और इसमें ये g है, और ये अपने को निकालना है। तो g का फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, दिक्कत क्या है। तो g का फॉर्मूला लिखा तो g का फॉर्मूला आएगा x1 + x2 + x3/3, और 1/x1 + 1/x2 + 1/x3/3, ठीक है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो दिस इज आई थिंक सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना है आएगा यहाँ से 3p/3 हो जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x1 x2 + x2 x3 + x3 x1, अच्छा नीचे 3 है, और x1 x2 x3 ऐसा कर दिया पूरा का पूरा पार्ट, है ना। तो दिस इज सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम यहाँ से आएगा ना 3q, तो 3q डिवाइड बाय 3, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो दैट इज 1 ओनली, ये है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये p, q ही आएगा, ठीक है भाई। तो मतलब वही सेंट्रोइड का यूज फॉर्मूले का बार बार कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन डाल दिया, थोड़ा मिक्सिंग दिखा रहे हैं, ये तो बहुत आसान है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ लेंगे अगले लेक्चर में। और अगला सवाल, प्रूव दैट ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी इंटीजर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते। ट्रायंगल इक्विलैटरल अगर है तो उसके जो सारे कोऑर्डिनेट है, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो इंटीजर कदापि नहीं हो सकते, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है देख लेते हैं। भाई अपन ने क्या किया, ये एक ट्रायंगल ले लिया, और लेट से वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, नामकरण कर दिया कि ABC, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये जो है x3 y3 है, ठीक है डन। तो अपन इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे कि इन्होंने क्या बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते, तो मैं इसके सारे जो वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनको इंटीजर मान रहा हूँ। फंडा क्लियर, मैं इसके कोऑर्डिनेट को इंटीजर मान रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम, है ना, ये अजम्पशन है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारे जो है इंटीजर है, ये अजम्पशन है। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो अपन ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, अभी जो सिखाया उस फॉर्मूले से, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये अपने ट्रायंगल का एरिया है। मोड वोड अभी नहीं लगा रहे, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं।
नेगेटिव आएगा तो लगा देंगे। ध्यान से सुनना बात को, ये ट्रायंगल का एरिया है जो भी आपको पढ़ाया गया है कि ऐसा होता है। क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3 इंटीजर हैं, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर से तो इंटीजर आएगा, और तीन इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो मेरे को ये श्योरिटी तो नहीं है कि इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, पर इतना पता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एरिया का वो एक रेशनल क्वांटिटी होगा। डिवाइड बाई 2, sometimes it can be integer, sometimes it is not, so let's say it is rational, है ना, ऑन हायर पार्ट की हाँ रेशनल है। अब मैंने क्या सोचा कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो भाई एरिया तो √3/4 a² से भी तो आता है। अच्छा, √3/4 a में a क्या होती है, साइड लेंथ, तीनों बराबर होगी, कोई सी भी लिख लो, तो ये आएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। मैंने इसको a बोल दिया अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ से लिख रहा हूँ, और y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट आएगा, लगाना नहीं है क्योंकि स्क्वायर निकालना है। तो भाई ध्यान से सुनना, मजा आएगा कि x1 x2 रेशनल है, डिफरेंस सॉरी x1 x2 इंटीजर है, x1 x2 इंटीजर है, डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, स्क्वायर करोगे इंटीजर ही आएगा, जोड़ोगे तो इंटीजर का सम जो है दो इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा। इंटू √3 जब करोगे तो मेरे को तो पक्का लग रहा है, पक्का क्या है ही, मतलब ये क्वांटिटी इरेशनल है भाई। ये तो सारा इंटीजर डिवाइड बाय 4 रेशनल, √3 इज इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल, क्योंकि जो रेशनल है वो जीरो नहीं है भाई। इधर से रेशनल आ रहा है, उधर से इरेशनल आ रहा है, और बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, ये तो कदापि सत्य नहीं हो सकता। तो आपका जो अजम्पशन है ये गलत हो गया, तो यहाँ पे लगता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक बात कि आपका जो अजम्पशन है वो गलत है। ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल और आपने एज्यूम क्या किया है कि ये सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर होंगे, नहीं, गलत बात, एरिया मैच ही नहीं करेगा, गलत आ रहा है ना। हाउ कम रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा चीज था। चलिए अब आ जाते हैं लाइन की इक्वेशन लिखने पे। लाइन की इक्वेशन सिर्फ आज के लेक्चर में इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, इक्वेशन का जो यूज है या जो आज सिखाया उसका जो क्वेश्चंस है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई, गुड टू गो। तो सबसे पहले, अरे थोड़ी हेडिंग वेडिंग गलत है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा जल्दबाजी में सब काम हुआ है इसलिए। वैसे मैं लेक्चर संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, मंडे को आपका लेक्चर आएगा, यानी कि कल आएगा, तो कल क्या मेरी क्लास बहुत ज़्यादा है, तो आज संडे को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो आज क्या है कि जो छोटी मोटी गलतियाँ उसको कोई सुधारने वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इंक्लिनेशन या स्लोप जो है क्या होता है। एक्चुअली लाइन की इक्वेशन लिखने में स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्लोप 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 के बिना काम होता ही नहीं है ना, शायद नाम भी सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनको थोड़ा बता देता हूँ। सोचो तुमको जो है सुविधाएं कहाँ पर हैं, ये रही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर दे रखा है एक लाइन ऐसा, ठीक है। तो इस लाइन का, हाँ भाई ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, इस लाइन का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, यानी कि यही वाला थीटा जो इधर से मेजर कर रहे हैं, है ना, इधर से नहीं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नोन एज इंक्लिनेशन, कि ये लाइन का इंक्लिनेशन है विथ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू बी वेरी प्रिसाइज। तो भाई जो स्लोप होता है ना वो एक डिफाइंड इस वे में है कि स्लोप होता है tan थीटा, जो एंगल है उसको 10 में डाल दो, जो tan थीटा बनता है वो आपका स्लोप है, और स्लोप को लिखा जाता है m से, ठीक है ना। स्लोप के बिना अपना काम होता नहीं है। कैसे नहीं होता है, जैसे मान लो कि जैसे अभी क्वेश्चन के अंदर ही देख लेंगे ना, अभी अलग फॉर्म जब समझूंगा तब बता दूंगा कि स्लोप को किसी और प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपन अब लाइन को तीन चार अलग अलग तरीकों से मैं समझा रहा हूँ। कंक्लूजन तीनों चारों का एक ही है कि ऐसे भी लाइन से लिख सकते हैं, ऐसे भी लाइन लिख सकते हैं, ऐसे भी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे बोल रखा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आपको एक पॉइंट दे रखा होगा और स्लोप दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है एक, है ना, और ये आपके हो गए एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन दे रखा है।
इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट आपको पता है, और वो पॉइंट है x1 कोमा y1, यानी कि ये गिवन है। और क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। स्लोप आपको बता रखा है, और आपको बताना लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई देखो, अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया, जो कोई भी एक पॉइंट है लाइन के ऊपर लाई करेगा, एंड दैट इज वेरिएबल x, y कहीं पर भी हो सकता है। फिर मैंने क्या किया कि अच्छा स्लोप का यूज कर लेते हैं। तुम यूँ समझो कि यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसा, है ना, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, ये पैरेलल है वापस। तो अगर ये वाला एंगल जो स्लोप वाला एंगल था, यानी कि इंक्लिनेशन, अगर वो थीटा मानते हैं तो ये भी तो थीटा ही होगा, है ना। तो अब बस आप यहाँ पर टेन थीटा लिख दो, है ना, टेन थीटा का वैल्यू लिख दो इस ट्राइंगल में। तो इसमें जो है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अपन जज कर लेते हैं तुरंत। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बहुत बार निकाला है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 कोमा y। ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y, और ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x। तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये टेन थीटा जो है वो क्या होता है, स्लोप, और स्लोप आपको दे रखा है यानी कि m पता है। तो इसको अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा m इंटू x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y1 माइनस y। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये होता है आपका लाइन लिखने का सबसे फंडामेंटल तरीका, ठीक है। y माइनस y1 m x माइनस x, ये होता है लाइन का सबसे फंडामेंटल तरीका इक्वेशन लिखने का, ठीक है। जिसमें m जो है वो स्लोप है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, और x1 y1 वो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर लाई करता है, वो भी आपको दे रखा होगा। एक बात है ना। अब इस चीज को दिमाग में बिठाओ कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए चाहिए होती दो बातें। पहला चाहिए होता है स्लोप, और दूसरा चाहिए होता है पॉइंट। स्लोप और पॉइंट पता है ना, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो इसके आगे की जितनी भी फॉर्म बता रहा हूँ सब मोर और लेस इसी से डिराइव्ड है, यही फंडा है, ठीक है। देखो जैसे अगला है कि 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको इस बार लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट नॉन होंगे। जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, और ये ऐसा कुछ लाइन है, और इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले आपको 2 पॉइंट पता है, जिसमें से x2 y2 और x1 y1 उनके नाम ले लेते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको पता है। आपको लिखना लाइन का इक्वेशन। अब अगर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो एक पॉइंट में मानूंगा x, y, और अब मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो भाई अभी मेरे को जो फॉर्म मिली है मैं वहीं से शुरू करता हूँ, y माइनस y1 m x माइनस x1। मैंने जहाँ खत्म किया कि मेरे को पॉइंट और स्लोप चाहिए, ये रहा पॉइंट तो इसमें दे रखा है, x1 y1 तो इसके अंदर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप के लिए क्या फंडा है, देखो कि भाई जैसे ऐसा है कि यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर डाला, है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। मैं 2 पॉइंट से स्लोप लिखना भी सिखा रहा हूँ, है ना, तो बहुत पहले ही सिखा देना चाहिए था, बट ठीक है चलेगा। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ये डायग्राम बार बार बनेगा। तो अगेन ये वाला एंगल अगर थीटा लेते हैं जो कि स्लोप को इंडिकेट करता है, टेन थीटा, वो वाला थीटा ये, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो इधर अगर अपन सोचें ये जो डिस्टेंस है, अब मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ना कि यार ये तो x2 माइनस x1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस y1 है। तो इधर का जो टेन थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये जो टेन थीटा होता है वही स्लोप होगा, ठीक है। तो इस m की जगह पर अपन जो है वो वाली वैल्यू डाल दें जो अभी अपन ने डिस्कस की है या डिराइव की है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो लाइन की फॉर्म बन रही है ना आपके सामने, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब किया कुछ नहीं हो, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल के फॉर्म वही है, वहां पे स्लोप की वैल्यू पुट कर दी और नया नाम दे दिया 2 पॉइंट फॉर्म, ताकि बच्चों को लगे कि बहुत सारी फॉर्म्स होती है लाइन की। ठीक है, वो एक ही बात है, घुमा फिरा के वही आएगा बार बार। आगे बढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन गलतियों की बात कर रहा हूँ, संडे हैं क्या करें, गलतियाँ की रहेगी। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है, यूँ समझो कि यार आपको जो है
लाइन को लिखने के लिए इस बार जो है स्लोप और इंटरसेप्ट बता रखा है। इंटरसेप्ट भी जैसे भाई ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि यार ये पॉइंट जो है ना वो तुमको मैं दे देता हूँ 0,c, ये पॉइंट आपको गिवन है। और क्या गिवन है कि स्लोप इसका आपको बता रखा है जो कितना है m, और बोला लाइन की इक्वेशन लिखो। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप इसमें दे रखा है, स्लोप को m रहने देंगे। ये पॉइंट अपना क्या काम करेगा इस बार, गिवन पॉइंट का जो कि कितना होगा x1 y1, यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 0 और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इस वाली चीज़ को कभी देखे होंगे और आपके दिमाग में इमेज होती होगी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। क्यों, ये जो लेंथ है ना इसी को बोला जाएगा आगे जाकर, या अभी भी बोल दो कोई लेट नहीं हुआ है, कि ये y इंटरसेप्ट है, y को कितना ऊपर कट कर रहा है। इसे आपको x इंटरसेप्ट भी बता सकता हूँ, उससे भी निकाल लोगे। याद वाद कुछ नहीं करना है, ये पता होना चाहिए, सब कर लेंगे इससे, ठीक है ना। स्लोप और पॉइंट चाहिए, बस ये दिमाग में बिठाओ। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, कुछ नहीं है। इस बार दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, तो दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे तो लाइन को ऐसा मान लेते हैं और सोचो कि ये दे रखा है मान लो a,0 और ये दे रखा है 0,b, और आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। 2 पॉइंट दे दिए, अब 2 पॉइंट दे दिए तो अपने फंडे अभी भी वही है, लाइन की इक्वेशन तो मैं ऐसे ही लिखेगा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को अपन ट्रीट कर लेते हैं x1 y1 जैसा, इस पॉइंट को ट्रीट कर लेते हैं x2 y2 जैसा, और लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 x माइनस ए, और आपको अगर याद आ रहा हो तो स्लोप 2 पॉइंट से कैसे लिखा था, आई थिंक क्लियर है क्या, कुछ ऐसा था ना y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये आएगा y माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए और x माइनस ए। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस बी बाई ए और x माइनस ए, ये आ जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ये क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन है ना। अच्छा, इस ए बी को इधर डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको बोल दिया इन्होंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, बोला होगा, क्या फर्क पड़ता है। 2 पॉइंट थे, हमको लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, यहाँ लिख दी। हाँ, पर इसमें थोड़ा सा फायदा है कि ये जो ए है वो आपका एक्स इंटरसेप्ट का काम करेगा, ठीक है, और ये जो बी है वो काम करेगा वाई इंटरसेप्ट का। और ठीक है, मतलब है ना, ओलंपियाड की तैयारी करो तो इतना लोड नहीं लेना है, ये है सब इसी से होता है, कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन करते हुए एहसास भी करा दूंगा, कुछ नहीं एक ही फॉर्म है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोकस, भाई मैं यूँ सोच रहा हूँ कि आपको लोकस का जो आइडिया है वो अगली क्लास में ही दूँ, तो ये जो छोटे मोटे सवाल है लोकस के, ये मैं आपको इसके लेक्चर 2 में ही करूँगा, मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सिखाया है, ठीक है, और मैं इसी फंडे से आपको जो है सर्कल का भी इक्वेशन लिखना सिखा देता हूँ, और फिर अपने लेक्चर ओवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल का बेसिक बेसिक आइडिया हो गया। अब इनके क्वेश्चंस में अपन थोड़ा लेवल देख लेंगे, है ना। मैं आपको वही है ना जो शुरुआत में बोला था कि आपके जो आरएमओ, प्री आरएमओ या आईओक्यूएम के जो सवाल है जो पूछे जा चुके हैं, जो आप कोड ज्योमेट्री से करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करके बताऊंगा कि देखो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप यूज़ करें। आपको अगर कोड ज्योमेट्री अच्छी लग रही है ना, से करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया रखो, एक क्वेश्चन के 2 मेथड होते हैं तो अच्छा ही रहता है। कभी कभी कोई चीज़ क्लिक ना करे तो ये भी कर सकते हैं, तो वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। अब जैसे लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा ना, वैसे आपको सर्कल की इक्वेशन लिखना भी सीखना है। अब लाइन की इक्वेशन में 2 बातें थी, एक चाहिए पॉइंट, दूसरा चाहिए स्लोप। इधर भी 2 बातें चाहिए, एक चाहिए सेंटर, दूसरा चाहिए रेडियस। एक्चुअली सेंटर में 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 गिन लो तो 3 चाहिए, ऐसे एक्स कॉमा वाई दोनों पता होने चाहिए। तो ठीक है, अभी मोटा मोटा 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए, सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस लेट से ये सेंटर है जो कि है अल्फा कोमा बीटा, नहीं अल्फा कोमा बीटा अच्छा नहीं लगता,
ए कोमा बी। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं जो कि है एक्स कोमा वाई। और आई थिंक सर्कल का लोकस तो ये होता है कि कुछ भी करो, इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। मैं उसको आर से लिख रहा हूँ। तो अगर इक्वेशन डिराइव करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो रूट है दैट इज आर। इसकी अगर स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन। बस बात खत्म। जिसमें आपका जो सेंटर है वो कितना हो गया, ए कोमा बी, और जो रेडियस है वो कितनी हो गई, आर के बराबर। ठीक भाई, बस सेंटर रेडियस पहचानना आना चाहिए। सेंटर रेडियस पता हो तो इक्वेशन लिख सकते हो, बात खत्म। अब मान लो कि चलो किसी ने बोला कि सर सर्कल तो ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। ऐसा सर्कल होगा क्या? हाँ होगा ना। इसका सेंटर रेडियस पहचानना है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इसको कैसे लिखेंगे अपन कि ये है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 64 को क्या लिख दो, 8 का स्क्वायर। तो समझ में आया क्या कि सेंटर जो है वो कितना है, 0,0, और जो रेडियस है वो कितनी है, 8। मतलब छोटे मोटे काम कर सकते हैं क्या अपन, कर लेंगे, है ना। ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें सेंटर रेडियस तुरंत देखते ही पता पड़ जाता हाँ यही है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म की। मतलब वही इक्वेशन दूसरे तरीके से लिखी हुई है। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल फॉर्म होता है। और इसमें अगर सेंटर पूछेंगे तो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और इसमें जो रेडियस पूछेंगे जो कि आर के बराबर है तो वो लिखेंगे अपन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। अरे बाप रे सर, आपने थोड़ा थोड़ा बोल के बहुत कुछ लिख दिया है। क्या लिखा, कहाँ से आया ये है? सेंटर लिख दिया, रेडियस लिख दिया, इक्वेशन में भी जी एफ सी पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो भाई ये तो इक्वेशन ऐसी इन्होंने मानी है और उसको देखकर सेंटर रेडियस ऐसा आ रहा है, डिराइव कर लेते हैं, क्या ही जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम तो, अभी सर्कल के बारे में पढ़ के आए कि ये होता है हमारा सर्कल। तो हम तो इसके अलावा दूसरा सर्कल जानते ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है ना, ए कोमा बी हमारा सेंटर है तो है, रेडियस आर है तो है। अब आप पता नहीं क्या नया बता रहे हो, सेंटर रेडियस निकालते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को जो है वो ओपन कर दिया, -2ax वाई स्क्वायर बी स्क्वायर -2by प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा कर दिया। थोड़ा सही से जमाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax -2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी सर्कल की इक्वेशन है जो अपन ने खुद की इक्वेशन को ही सोल्व करके निकाली। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जी, सर्कल की इक्वेशन तो ये मानो आप ऐसी होगी हमारे तो ये ऐसा बोल रहे हैं और हमारी इक्वेशन ऐसी चल रही है, दोनों बात तो सर्कल की ही कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे सर्कल की इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं हम ऐसे लिखेंगे, दोनों बराबर, ये दोनों सर्कल की बात कर रहे हैं। तो कंपेयर कर लिया मैंने इनको, और कंपेयर करा तो समझ में आया कि 2g की जगह पर क्या लिखा है इन्होंने, -2a। अपन ने -2a लिखा, इनका 2g है। ये जहाँ 2f लिख रहे हैं वहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, -2b। ये जहाँ c लिख रहे हैं वहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात खत्म। तो जो g की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से, -a। जो f की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -b। और अगर ये यहाँ पुट करोगे, a की जगह पर -g, b की जगह पर -f, और यहाँ पे आर स्क्वायर को इधर निकालोगे तो ये दिखेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो r की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। तो जो सेंटर तुम बोल रहे थे है ना कि ए कोमा बी है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -g, वो भी लिख लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -f। तो सेंटर तुम बोल रहे थे ए कोमा बी, तो ए की वैल्यू कितनी आई, -g, बी की वैल्यू कितनी आई, -f। आर तुम लिख रहे थे, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई,
जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसे भी सेंटर रेडियस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भाई मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो बता ही नहीं रहा हूँ। मैंने तुमको ये बताया कि देखो एक सर्कल की इक्वेशन ये होती है जिसमें ए बी सेंटर होता है और आर रेडियस होता है, और अगर ऐसा लिख रखा है तो सेंटर ये होता है और रेडियस ये होता है। बस सेंटर रेडियस पहचानना आ जाए और सेंटर रेडियस दे रखा है तो इक्वेशन लिखना आ जाए, बस। और ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो देखिए बताता हूँ क्वेश्चन में। जैसे मान लो सेंटर रेडियस ही पूछ लिया, तो भाई ये तो पहले ही कर लिया क्वेश्चन अपन ने। तो इसका जो सेंटर है वो कितना हो गया 0 0। इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 9। समझ गए क्या? इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसको 9 का स्क्वायर दिखा दिया सीधा। दूसरा सेंटर रेडियस निकालना है तो मैं अब सीधा उससे कंपेयर कर रहा हूँ, किससे? जनरल इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर देखना। कंपैरिजन पे समझ में आया कि 2g की जगह कितना है -2, 2f की जगह कितना है -4, c की जगह कितना है -9। बात खत्म। अब निकालना है सेंटर, तो सेंटर याद करो कितना होगा -g -f। तो g की वैल्यू कितनी है -1, माइनस करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, डबल माइनस है। f की वैल्यू कितनी है -2, पर यहाँ पे -f चाहिए तो कितना आएगा 2। अच्छा अब चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए क्या कर दो कि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 माइनस ऑफ -9, 9 4 13 और एक 14, तो √14 इज योर रेडियस। समझ गए बात को? इसी प्रकार से अगर तीसरा क्वेश्चन ट्राई करना है तो कंपेयर करो इसी इक्वेशन से वापस। पर भाई अब दिक्कत है कि कोफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कितने हैं 1 1। सीधा कंपेयर नहीं करना है, पहले 2 से डिवाइड कर लो उसी इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 8y -1 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर। तो 2g की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, 2f की वैल्यू कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है -1, g की वैल्यू 2 आ गई, f की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। चल अब पूछ रहे कि सेंटर कितना होगा, अब भी निकाल के देते हैं। -g -f, तो -2 -4। रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के फॉर्मूले से। जी स्क्वायर कितना हो गया 4, एफ स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस ऑफ -1, 16 4 20 प्लस 1 21, √21। ठीक है, डन। समझ में आ गई बात, है ना? तो ये सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए, फंडामेंटल चीज। और अब सेंटर रेडियस दे रखा होगा तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर ले, ठीक है? मतलब एक पार्ट, एक क्वेश्चन के अंदर 2 3 पार्ट है वैसा। इसको आखिरी में करेंगे। ये मान लो ये सवाल है, पढ़ो आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, हैविंग दिस लाइन एंड दिस लाइन एज डायमीटर, या नॉर्मल या लॉन्गेस्ट कोड, एक ही बात है तीन में। क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा एक सर्कल का इक्वेशन लिख के दो जिसमें ये दोनों लाइन जो है वो डायमीटर हो। डायमीटर का मतलब आप समझते हो गया, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे। तो भाई बात ये है कि अगर डायमीटर लिखने को बोल रहे हो तो भाई ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी सेंटर से पास करेगा, ये भी सेंटर से पास करेगा। हाँ, बनाया मैंने, ऐसा बना दिया। एक डायमीटर ये है और दूसरा डायमीटर कुछ ऐसा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया, है ना? तो दोनों डायमीटर सेंटर से ही पास कर रहे हैं, यानी कि दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो सेंटर ही आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो, अरे नहीं भाई हटाओ, चलो ठीक है। हाँ एक मिनट, है ना, गड़बड़ हुआ है कुछ तो, गड़बड़ हुआ है बहुत कुछ तो, रुको वापस बना देते हैं। अरे बिगड़ भी नहीं रहा है भाई, अरे यार डायग्राम, चलो वापस बना देते हैं, छोड़ो। हाँ एक मिनट रुकना है ना। ये अपना सर्कल
कहाँ गए? दोनों लाइन डायमीटर है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और दोनों जो कट कर रहा है वो पॉइंट अपन ने सेंटर ले लिया, ठीक है ना। हाँ, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर होगा। अपने को सर्कल की इक्वेशन लिखने में दो बातें चाहिए, सेंटर और रेडियस। पहले सेंटर निकालने पे ध्यान देते हैं। दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालने, वो जिनको नहीं आता देख लो। दोनों लाइन को लिखा जाए 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। सोल्व करने का तरीका है कि दोनों में से x और y किसी एक को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस इक्वेशन को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि यहाँ पे कितना बन जाए 6 और यहाँ पे कितना बन जाए 6, माइनस कर दूंगा। देखो कैसे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बन गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बन गया 14, और अब माइनस कर दिया तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, तो वाई की वैल्यू आ गई -1। एक को एलिमिनेट कर दो, वाई मिल जाएगा तुरंत। वाई की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो इस जगह पर, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और इसको इधर लेके आओगे तो 2x इज 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो पॉइंट जो सेंटर है x, y वो कितना आया 1, -1। मैंने तो कहा था सेंटर रेडियस चाहिए, सेंटर आ गया, अब चाहिए रेडियस। रेडियस के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया कितना दे रखा 154। एरिया अगर 154 है तो आप सबको पता होगा कि सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अच्छा, पाई लगभग 22/7 अभी ले रहे हैं, है ना, तो ये 154, सो r² कम्स आउट टू बी 49, सो r कितना होगा 7। ये अपना रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, हो गया काम। लिखो इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन होती है ऐसी, जिसमें a, b सेंटर है। सेंटर हो गया अपना x-1, और यहाँ पे आ जाएगा y+1 का होल स्क्वायर, और रेडियस हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर। सेंटर रेडियस ये है, तो इक्वेशन ऐसी होगी, ठीक है। चलो जी, ऐसा एक और सवाल कराता हूँ। अब देख रहे हो तुम, ये ऊपर भी नहीं खिसका सकते, क्या करें, जो भी है जैसा भी है काम चलाते हैं। तो सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो, है ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर सेम है, ठीक है ना। यानी कि इस सर्कल का सेंटर और अपन जिस सर्कल को निकालने जा रहे हैं उनका सेंटर सेम होगा। इस सर्कल का सेंटर निकालना है तो सबसे पहले देखो कोफिशिएंट 3 दिख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या करो, डिवाइड करो 3 से। 3 से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसका सेंटर निकालना है तो इसका सेंटर -g-f के फंडे से 5/6 और 1, शॉर्टकट क्या। जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं एक तो आधा कर दो क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2gx आता है, और आधा करने से g की वैल्यू मिलेगी, पर सेंटर क्या होता है -g, तो माइनस भी करना है। तो नेगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड नेगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y विल गिव यू योर सेंटर। आधा नेगेटिव, आधा नेगेटिव, ठीक है, सेंटर आ गया। तो ये जो सर्कल जिसको तुम निकालना चाह रहे हो वो सेंटर उसका ये रहा। अब पेरीमीटर सेमी सर्कल का कितना है 36, 2πr पूरे का होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा πr, जो कितना है 36, तो r की वैल्यू आएगी 36/π। थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, सेमी सर्कल बहुत सारे लोग अभी शायद मतलब वो 2r भी काउंट करेंगे डायमीटर, है ना, वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, तो वैसे तो पूरा करना चाहिए, पर हाँ इससे भी कर लोगे। और अगर आप वैसा लिखना चाहते हो πr + 2r, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोग क्या सेमी सर्कल ऐसा गिनते हैं, मतलब ये सेमी सर्कल है तो वो भी बोलते हैं कि पेरीमीटर ये पूरा है, तो πr तो यही होता है ना बस, और फिर सर ये भी तो है, तो वो अपन अभी ये ऊपर वाला ही गिन रहे हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है तो मैं उस टॉपिक पे आना नहीं चाहता अभी, ठीक है। πr ले लो, वहाँ से भी r आ जाएगा, और अगर πr + 2r लेना है तो भी r आ जाएगा, वो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा, एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है ना, ठीक है। तो अपन ने मान लो r यहाँ से निकाल लिया,
हालांकि आर अलग लगाएगा उनका, वो मैं मान रहा हूँ, पर वो क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन, वो यहाँ पर नहीं है। तो आर आ गया 36/पाई, तो अपने को आर भी पता है विच इज 36/पाई। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और r 36/पाई का होल स्क्वायर। ऐसा सेंटर रेडियस पता है, इक्वेशन लिखना सीखो बस, और कुछ नहीं सिखा रहा। एक सवाल और, जो आखिरी सवाल होगा इस क्वेश्चन का, जो पहला अपन ने छोड़ा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना जो इन तीनों पॉइंट से पास करे, ये तुमको आना चाहिए, ये तुम्हारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हेल्प करेगा, है ना, बहुत हेल्प करेगा। तो जब ऐसा सर्कल लिखना हो तो अपने तो सर्कल यही होता है, x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करता है तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन ने पुट किया सबसे पहले 0,0, तो 0 0 0 0 प्लस सी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज की सी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। डन। अगर 0,5 से पास करता है 0,5 पुट कर दिया, तो 0 25 0 10f और c जो खुद 0 है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 5 प्लस 2f इक्वल टू 0। अगर -5,0 से पास करता है तो -5 0 पुट कर दो, 25 0 माइनस 10g 0 प्लस c खुद 0 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 5 माइनस 2g इक्वल टू 0। तो दिख गया ना अपने को कि 2f की वैल्यू कितनी है, -5, और यहाँ से 2g की वैल्यू कितनी है, 5। बस GFC आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो। सो x² y² 2gx 5x 2fy माइनस 5y, c की जगह पर 0 है तो लिखना ही नहीं है, इक्वल टू 0। ये अपना सर्कल। तो ये तो मैंने क्या पॉइंट थोड़ा आसान भी लिए, जल्दी जल्दी हो गया। पॉइंट अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, यानी कि 0 0 नहीं होता है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व करके इक्वेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वाला लेक्चर, है ना। अब जब इसका जो अगला लेक्चर है, जो कि आखिरी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें अपन जो है वो क्वेश्चंस में आपको यूज करके बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडे होने से फायदा क्या हो। ठीक है भाई, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है जी।